गाइस कुछ दिनों पहले मैंने एक सीरियल किलर के ऊपर वीडियो बनाई थी, द ज़ोडिएक किलर के ऊपर। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, और जब मैं उस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, जब मैं उसकी रिसर्च कर रहा था, तब मेरे सामने एक और सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी। तब तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन अब जब मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री रीड करी तो मेरा दिमाग हिल गया कि ऐसा भी कोई कर सकता है। मुझे लग रहा था ज़ोडिएक एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किलर था, लेकिन जैक द रिपर के सामने ज़ोडिएक भी चौथी फेल है। आज जिस किलर की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली लोगों को मारता था। लोगों को नहीं, सिर्फ औरतों को, और वो भी सिर्फ उन औरतों को जो किसी न किसी तरह से प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी होती थी, वेश्यागर्दी से जुड़ी होती थी। ये क्यों इन औरतों को मारता था और उन मर्डर्स के पीछे एग्जैक्टली कौन था, ये सब पता करते करते वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस की हड्डियाँ गल गई। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि जैक द रिपर एक्चुअली था कौन और इन सब मर्डर के पीछे उसका क्या रीज़न था। पुलिस के हाथों में जैसे ही कोई क्लू लगता था कि तभी उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती थी। वैसे ये केस इतना पुराना है कि अब तक तो जैक द रिपर बुढ़ापे से ही मर चुका होगा, लेकिन आज हम फिर भी इस वीडियो के अंदर जैक द रिपर की स्टोरी पर नजर डालेंगे। ये नेम इसका ओरिजिनल नेम नहीं बल्कि इसको दिया गया था। 1888 के समय लंदन को बहुत सारे लेटर्स रिसीव हो रहे थे जिसमें वो खुद को किलर बता रहे थे, और वो सभी लेटर्स अलग अलग इंडिविजुअल से आए थे। ज्यादातर लेटर्स फेक थे, बट उनमें से 3 लेटर्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, बिकॉज वो उन मर्डर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, क्योंकि उन किलर्स ने उन लेटर्स के साथ साथ कुछ ना कुछ लीड भी भेजे थे, यानी प्रूफ, जैसे विक्टिम का कटा हुआ कान या फिर उसका कोई इंटीरियर ऑर्गन। वो 3 लेटर थे, डियर बॉस, फ्रॉम हेल एंड सॉसी जैकी। इनमें से भी डियर बॉस और फ्रॉम हेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैक द रिपर नेम भी सबसे पहले डियर बॉस लेटर से ही ओरिजिनेट हुआ था, और फ्रॉम हेल लेटर तो इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि 2001 में आई जॉनी डीप की मूवी फ्रॉम हेल इसी से इंस्पायर्ड है। काफी अच्छी मूवी है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मिड 19th सेंचुरी इंग्लैंड में आयरिश इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, खासकर लंदन जैसे बड़े शहरों में। आयरिश इमिग्रेंट्स की बढ़ती तादाद की वजह से लंदन में 2 तरह के लोग बढ़ चुके थे। एक तरफ थे लंदन की रॉयल फैमिलीज जो कि लंदन के पोर्श एरिया में काफी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। दे वर द रूलिंग पीपल, जिनके हाथों में काफी ज्यादा पावर हुआ करती थी। और दूसरी तरफ थे ईस्ट एंड ऑफ लंदन में रह रहे गरीब लोग, जिन लोगों के पास खाने पीने के संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं थे। करीब 80,000 आयरिश इमिग्रेंट्स के व्हाइट चैपल क्षेत्र में आने से वो जगह बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी थी। इतनी कि 55% से भी ज्यादा बच्चे 4 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड मेडिकल एडवांसमेंट। रॉबरी, वायलेंस, किडनैपिंग, ये सब व्हाइट चैपल में आम बात हो चुकी थी, जिस वजह से सरवाइव करने के लिए वहां की औरतों को प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ा। कंडीशन ही कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उन औरतों के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस के हिसाब से अक्टूबर 1888 में करीब 62 ब्रोथल्स और करीब 1200 से भी ज्यादा औरतें थी जो कि प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, और वो सब व्हाइट चैपल क्षेत्र में रह रहे थे जस्ट टू सर्वाइव ऑन देयर डेली बेसिस। ये मर्डर्स इतनी ज्यादा बेरहमी और इतने प्रोफेशनल तरीके से किए गए थे कि जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि किलर को ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी खासी जानकारी है। हु नोस, हो सकता है कि वो किलर कोई डॉक्टर या कोई सर्जन हो, क्योंकि जैक द रिपर अपने विक्टिम का गला काटने के बाद उसका बॉडी ऑर्गन निकाल कर ले जाता था, और वो भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनली। 1888 तक 11 औरतों के मर्डर्स हो चुके थे, जिसमें से कि 5 मर्डर्स जैक द रिपर के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि सिर्फ 5 नहीं बल्कि 11 के 11 मर्डर्स जैक द रिपर नहीं करवाए थे। जिन 5 मर्डर्स को जैक द रिपर के साथ जोड़कर देखा गया उनको क्रॉनिकल 5 नाम से जाना जाता है। इन 5 विक्टिम्स के नाम थे मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन एड्रोवर, मैरी जेन कैली। और इन 5 में कुछ सिमिलैरिटीज थी। पहली तो ये कि ये पांचों की पांचों एक ही ग्रुप से बिलोंग करती थी, यानी कि ये एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानती थी। दूसरी ये कि ये पांचों की पांचों किसी न किसी तरह से प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी हुई थी। और तीसरी ये कि इन 5 का गला काटकर बड़ी बेरहमी से इनके इंटीरियर ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। सबसे पहले जो 2 केसेस सामने आए थे वो थे एमा एलिजाबेथ स्मिथ और मार्था टैबरिन, बट ये दोनों के दोनों क्रॉनिकल 5 में काउंट नहीं किए जाते, यानी कि इन दोनों को जैक द रिपर के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता, क्योंकि इन दोनों विक्टिम का मर्डर होने के बाद किलर के थ्रू इनका किया गया था, जबकि क्रॉनिकल 5 जिन्हें रिपर ने मारा था उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एमा एलिजाबेथ स्मिथ को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और उसके सारा सामान भी चुरा लिया गया था। एमा एलिजाबेथ स्मिथ के साथ ये घटना रात के करीब 1:30 बजे और 3 अप्रैल 1888 को हुई थी, लेकिन जब तक वो जिंदा थी तब तक उसने पुलिस को यह बताया कि उसके ऊपर 2 से 3 लोगों ने हमला किया था, और उसके ठीक 4 दिन बाद यानी कि 7 अगस्त को मार्था टैबरिन का भी मर्डर कर दिया गया। मार्था टैबरिन के शरीर पर 39 बार चाकू से वार किया गया था, जिसमें उसका गला, उसके हार्ट, उसके लंग्स, उसकी किडनी और उसका एब्डोमिनल एरिया ये सब शामिल था।
ये 2 मर्डर्स और क्रॉनिकल 5 को मिलाकर टोटल 7 मर्डर्स व्हाइट चैपल की अलग अलग जगह पर हुए थे। इन मर्डर्स के बीच में पुलिस को एक ऐसा लेटर हाथ में लगा था जिसमें किलर अपने आप को जैक द रिपर बता रहा था और प्रूफ के लिए उसने अपने एक विक्टिम की हाफ किडनी भी प्रिजर्व करके भेजी थी और उस लेटर में लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए हाफ किडनी प्रिजर्व करके रखी है और अदर हाफ पार्ट मैं ऑलरेडी फ्राई करके खा चुका हूँ। इस लेटर का नाम था फ्रॉम हेल और इसी वजह से इस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके अलावा क्रॉनिकल 5 के मर्डर्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हुए थे। उनके गले पर चाकू से वार किया गया था और वार करने के बाद उनका कोई ना कोई इंटीरियर ऑर्गन निकाल लिया गया था। बट क्रॉनिकल 5 वर नॉट सेक्सुअली असॉल्टेड। वैसे तो जैक द रिपर के काफी सारे सस्पेक्ट थे जिनके ऊपर पुलिस को शक था। अब अगर आपको उन सभी के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है, आप वहां जाकर पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको 3 सस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ही जैक द रिपर थे। मॉन्टाज जॉन ड्रूइट। मॉन्टाज एक असिस्टेंट स्कूल मास्टर था जो कि ब्लैक हेड में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। मॉन्टाज को जैक द रिपर के साथ इसलिए जोड़कर देखा जाता है कि व्हाइट चैपल में हर एक मर्डर के वक्त मॉन्टाज वहीं पर मौजूद था। मॉन्टाज सेक्सुअली फिट भी नहीं था जिस वजह से शायद उसने बदले की आग में उन औरतों को मार डाला हो। औरतों और उन मर्डर्स के बाद मॉन्टाज ने नदी के अंदर कूदकर खुद की जान ले ली थी। जॉर्ज चैपमैन। पोलैंड में जन्मा जॉर्ज एक बार्बर था जो कि व्हाइट चैपल में काम करता था। ये भी उन्हीं इमिग्रेंट्स में से था जो कि आयरलैंड और पोलैंड से इंग्लैंड के अंदर आए थे। चैपमैन एक सिक माइंडेड पर्सन था और ऑथर एचएम एडम के हिसाब से यही जैक द रिपर था क्योंकि ये औरतों से बहुत ज्यादा नफरत करता था और खासकर वैश्याओं से। चैपमैन ने अपनी 3 बीवियों को जहर देकर मार डाला था जिस वजह से 1903 में उसे सजाए मौत मिली थी। यानी कि अगर चैपमैन ही रिपर था तो उन औरतों को इंसाफ मिल चुका है। फ्रांसिस करीग। ये लौता ऐसा सस्पेक्ट है जो कि क्रॉनिकल 5 के लास्ट विक्टिम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था क्योंकि फ्रांसिस क्रॉनिकल 5 के लास्ट विक्टिम का पति था। फ्रांसिस मैरी जेन कैली का पति था और ऐसा बोला जाता है कि फ्रांसिस को भी औरतों से सख्त नफरत थी और जब उसे पता चला कि उसकी बीवी प्रोस्टिट्यूशन जैसा काम कर रही है तो उसने बदले की आग में उसकी सारी वैश्या दोस्तों को मार डाला और आखिरी में उसने अपनी पत्नी यानी मैरी जेन कैली को भी बेरहमी से मार डाला। तो ये थे वो 3 सस्पेक्ट जिसपे पुलिस और वहां की जनता को सबसे ज्यादा शक है। बट रिमाइंड यू, ये अभी भी सस्पेक्ट ही है। इनमें कोई जैक द रिपर था या नहीं ये कोई अभी तक प्रूव नहीं कर पाया। 1888 के बाद ये मर्डर्स अचानक से रुक गए और उन औरतों की मौत के साथ जैक द रिपर का राज भी हमेशा के लिए गायब हो गया। खैर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ऐसे किसी और सीरियल किलर के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज की रियल स्टोरी का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।